बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। अब नाज़रीन आ जाए, थोड़ा सा इंटरनेशनल एक इशू है, वहां पे ईरान और इसराइल के बीच में दोबारा लड़ाई हुई है। ईरान ने इसराइल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, बार बार लबनान पे अटैक कर रहा है। उन्होंने पहले वार्न किया, उसके बाद उन्होंने मिसाइल चला दिए। ईरान के मुताबिक उन्होंने इसराइल को काफ़ी नुकसान किया है। इसराइल के मुताबिक उन्होंने मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए हैं और वो बच गए हैं, जबकि इसराइल ने ईरान के ऊपर वापस हमला किया और फिर मिसाइल चला दिए। ईरान ने फिर एक और लहर मिसाइलों की चला दी। तो ईरान और इसराइल के बीच में एक तरह की जंग की कैफियत बनी हुई है, जबकि अमेरिका इस लड़ाई से अपने आप को बाहर रख रहा है। उन्होंने ईरान को भी कहा कि बस काफ़ी हो गया, अब आप बंद करें। और इसराइल को, नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने पैगाम दिया कि तुम भी जंगबंदी की तरफ जाओ और लड़ाई ना करो। सिचुएशन यहीं पे अभी तक रुकी हुई है। आलमी मंडी में फिर तेल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं और पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरानों की और अवाम की दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, क्योंकि दुनिया में कुछ भी होता है ना, सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पाकिस्तान में आता है, सबसे ज़्यादा रोला पाकिस्तान में डाला जाता है। अभी बजट की तैयारी है। भारत पीपल्स पार्टी को जो मिल गया, उसके बाद ऐसा दिखाई देता है कि पीपल्स पार्टी अब 28वीं तरमीम हो, बजट हो या कश्मीर के मामलात हो, हर जगह पे पूरी ताकत से वो खड़ी हो जाएगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है, पूरा जोर लगा रहा है। मोहसिन नकवी साहब भी गए हैं, सुनने में आ रहा है कि फील्ड मार्शल भी जाएंगे या कोई और इंपॉर्टेंट आदमी भी जा सकता है, और ये ईरान में जाके कोशिश करेंगे कि ईरान को अमरीकी शराइत के ऊपर बनाया जा सके। लेकिन हमारी औकात इतनी है कि हम अमरीकी शराइत को ईरान के सामने रख के उन्हें मनाने की कोशिश कर सकते हैं। हम ईरानी शराइत को अमेरिका के सामने रख के उन्हें मनाने की कोशिश नहीं कर सकते, वो डांट देंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेइज्जती करेगा। लिहाजा हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको अपनी औकात का पता है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ईरान थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए। देखिए, मेरे ख्याल में ईरान ये जंग जीत चुका है। अगर उससे कुछ अच्छी डील मिलती है और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत दिखानी भी पड़ती है, तो वो इस खित्ते के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के अपना मफाद निकाल ले। देखिए, वो कुछ चीज़ों पे तो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेगा ईरान। अब उनका तारीख भी ऐसी है, उनका रिकॉर्ड भी ऐसा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे ईरानी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो कुछ चीज़ों पे तो वो नहीं करेंगे, ये हम भी जानते हैं। लेकिन जहां वो कर सकते हैं, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी वो दिखा सकते हैं, वो दिखा के अगर इस मामले को ख़त्म करते हैं, तो ये पूरे खित्ते के लिए, पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग चाहिए, अगर हल्की फुल्की फेस सेविंग उसे मिल जाए तो शायद उसकी भी जान छूट जाएगी। अब ये एक इतला आई है, और ये इतला आई है, एक्शियस न्यूज़ है, और एक CNN के रिपोर्टर हैं और चैनल 12 के भी वो रिपोर्टर हैं। नाम है इनका बराक रेविड। इन्होंने एक दावा किया है। बराक रवीद का कहना है कि मंगल को डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान एक कॉल हुई थी, और इसने दावा किया, इस रिपोर्टर ने, बड़ा सीनियर रिपोर्टर है, कि इस कॉल में कशीदगी हुई दोनों के बीच में। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ईरान को कुछ मजीद लचक अगर वो दिखाता है तो एक डील ईरान के साथ की जा सकती है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की जो बातचीत है उसमें लचक पे जाने की जो है वो गुंजाइश थी। लेकिन नेतन्याहू दोबारा से फौजी कार्रवाई का हामी है। अब यहाँ पे हाल ही में एक बात आप और ज़हन में रखें कि सऊदी अरब और UAE के ऊपर ड्रोन हमले हुए हैं, और UAE की जानिब से बताया गया कि ड्रोन ईरान से नहीं, इराक से आए थे। और एक खबर और आप इसके साथ मिलाकर देख लें कि इराक में इसराइली खुफिया फौजी अड्डों की मौजूदगी की इतला भी मिली है। तो नेतन्याहू अगर जंग शुरू करना चाहता है तो इस किस्म का कोई बड़ा फॉल्स फ्लैग उसे करना पड़ेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस रीजन में किसी वक्त भी कोई चिंगारी भड़क सकती है, कोई फॉल्स फ्लैग हो सकता है और सूरत हाल खराबी की तरफ जा सकती है। बहरहाल अमेरिका ने एक ईरान को तजावीज़ का मुसवदा एक और भिजवाया। जो ईरान ने भेजा था वो डोनाल्ड ट्रंप ने और उनकी टीम ने मुस्तरद कर दिया। अब दोबारा से अमेरिका ने तजावीज़ भिजवाई हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तानी वो तजावीज़ लेकर गए हैं ईरानियों के पास। और पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान इन तजावीज़ के सारी नहीं मानता तो मैक्सिमम चीज़ें मान ले, ताकि एक मुआहदा ऐसा हो जाए जिसके बाद मामला नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएं और पेट्रोलियम मसनूआत और बाकी चीज़ों की जो तरसील है वो इस रीजन के अंदर खुल जाए। पाकिस्तान को उसका ये फ़ायदा होगा कि रीजन में अमन आ जाएगा, पाकिस्तान की थोड़ी सी गुड्डी चढ़ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान का बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को तभी होगा जब पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम होगा, और वो तब तक नहीं होगा जब तक कि आसिम मुनीर साहब सियासी इस्तेहकाम आने नहीं देंगे। वो सियासी इस्तेहकाम नहीं आने देंगे, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम आता है अवाम की मर्ज़ी मान लेने से, और वो अवाम की मर्ज़ी मानने के लिए तैयार नहीं है, ना ही ऐसा लगता है कि उन्हें अवाम की मर्ज़ी मानना सूट करता है। बहरहाल ईरान की जो सरकारी खबर रसा एजेंसी है उसके बकौल वो जायज़ा ले रहे हैं इन तजावीज़ का, और अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है। जबकि अमेरिका की जानिब से अभी मीडिया खामोश है। जब ईरान का जवाब जाएगा तो फिर अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट करेगा कि एक्चुअली
ईरान ने किस किस्म का जवाब दिया है। वैसे ईरानी मीडिया पहले ही खुद बता देता है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा अजीबोगरीब काम किया। ऐसा लगता है कि वो अपने फेवरेट फील्ड मार्शल से बहुत मुतासिर हो गया डोनाल्ड ट्रंप, और एक बड़ा अजीबोगरीब काम किया। ये काम जरा चेक करें आप, यहां पे मेरे पास खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने और अपने अहले खाना और कारोबार को, यानी अपने और अपने अहले खाना का जो कारोबार, उसको टैक्स मामलात से मुताल्लिक जारी तहकीकात और ऑडिट से इस्तिस्ना दिलवा दिया है। यानी समझें आप, यानी जो टैक्स ऑडिट होगा ना इनके खानदान का, इनकी फैमिली का, डोनाल्ड ट्रंप का, उससे उन्होंने अपने आप को इस्तिस्ना करवा लिया, अपनी फैमिली को भी डोनाल्ड ट्रंप ने। यानी इस्तिस्ना अब सबको चाहिए। जितने लोगों ने कुछ ना कुछ दाल में काला होता है ना, वहां पे वो इस्तिस्ना मांग लेते हैं। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उनके अहले खाना और उनके कारोबार को टैक्स मामलात से मुताल्लिक जारी तहकीकात और ऑडिट से हमेशा के लिए इस्तिस्ना मिल गया है। महकमा इंसाफ के एक सफ़े पर मुश्तमिल दस्तावेज में अमरीकी हुकाम को ट्रंप, उनके खानदान वालों और उनके कारोबार के खिलाफ टैक्स दावों पर हमेशा के लिए कार्रवाई या कानूनी पैरवी से रोक दिया गया है। देखिए, इस किस्म की चीज़ें जो बाइडन ने भी की थी, अपने बेटे के लिए भी की थी। बाद में डोनाल्ड ट्रंप आया, उसने रिवर्स कर दी। डोनाल्ड ट्रंप को अगर दोबारा हुकूमत नहीं मिलती, या फ़र्ज़ करें डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आ जाती है, इम्पीचमेंट हो जाती है इनकी, और ये इम्पीच हो जाते हैं, इनका मुआखज़ा हो जाता है बतौर सदर, और एक नया सदर आता है अमेरिका में, तो वो भी इस इस्तिस्ना को मुमकिना तौर पे ख़त्म कर देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का इक़्तिदार का और अरूज का सूरज वो गरूब हो सकता है अगर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में ना रहा तो। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के प्लान लंबे हैं। वो तो ये कहता है कि वो आइन में एक तरमीम करेगा और उसके बाद वो लंबे अरसे तक अमरीकी सदर रहेगा। एक और भी उसने अपनी ख्वाहिश बताई डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इस वक्त इसराइल में 99% मकबूल हूं। वहां वजीर आजम के लिए मैं अगर चाहूं तो इलेक्शन लड़ सकता हूं। और अब तक की जो सिचुएशन है उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊंगा कि जिनको बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान के नताइज मुस्तरद कर दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने वाज़े तौर पर यह कहा कि जनाब हमें नताइज तब्दील करके हराया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा सीटें जीत रही थी। 8 सीटों का दावा भी उन्होंने किया कि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत रहे थे। नताइज तब्दील कर दिए गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई। वाइट पेपर उन्होंने कहा जी हम ज़रूर जारी करेंगे, और कोई एहतजाज, कोई धरना, कोई अवामी रद्द-ए-अमल ये नहीं किया गया, और ये अभी वो कर भी नहीं सकते। सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक हार्ड स्टेट की पॉलिसी बनाई गई है। जो भी आवाज़ उठाता है या उसे गायब कर दिया जाता है या उसको मारा जाता है, गोली चलाई जाती है। लोग जख्मी अस्पतालों में पड़े हुए हैं, अभी भी आप रावलाकोट की सूरत हाल देख लें। तो कोई एहतजाज, धरना या अवामी रद्द-ए-अमल नहीं है। लेकिन अगर 2-3 पॉइंट्स के अंदर सारी सूरत हाल को बयान किया जाए कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में हुआ क्या और नतीजा क्या निकला, तो नंबर 1 तो यह है कि इमरान खान या कैदी नंबर 804 वो जेल में बैठकर भी भारी है। यानी इमरान खान का वजन कम नहीं हुआ। सियासी नुक्ता नज़र से वो अभी भी बहुत मजबूत आदमी है कि गिलगित बल्तिस्तान जैसे एरिया में बगैर किसी कंपेन के उनकी पार्टी को मौका नहीं दिया गया, फिर भी उन्होंने पूरे इलेक्शन में अपनी एग्जिस्टेंस शो की है, और उनको हटाने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ा एस्टेब्लिशमेंट को और मौजूदा जमातों को। यानी जमात इस्लामी के जो सराजुल हक है उन्होंने बात ठीक की थी कि एक खिलाड़ी के हाथ पीछे बांधकर आप उसके चेहरे पर मुक्के मार रहे हैं और बिलावल आपको शर्म आनी चाहिए। तो ये बात ठीक है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को खुला मैदान दिया गया पीटीआई को बाहर करके, और उसका उन्होंने फायदा भी उठाया। तो अब जेल में बैठकर इमरान खान काफी भारी है। उसे बाहर निकालने का रिस्क इस सिचुएशन में तो ना एस्टेब्लिशमेंट ले सकती है ना हुक्मरान ले सकते हैं। नंबर 2 ये है कि एस्टेब्लिशमेंट अभी तक अपनी रविश पे पूरी तरह कायम है। यानी एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत नहीं करने देनी, इमरान खान साहब के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो वो दिखाई दे रहा है किसी किस्म की गुंजाइश उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के लिए नहीं छोड़ी, बल्कि उन्होंने उन लोगों को जो अवाम के अंदर ज्यादा मकबूल नहीं थे खुला मैदान बनाकर दिया और उनको मतलूबा नताइज भी लेकर दिए। नंबर 3, नवाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि बतौर लीडर ऐसा लगता है कि वो अब फारिग हो चुके हैं। उन्होंने एक इलेक्शन जो है उसकी सरबराही की आकर 2024 में 8 फरवरी का इलेक्शन था, और मियाँ साहब ने कई महीने तक उसके लिए मेहनत की, लेकिन मियाँ साहब का इलेक्शन का बेड़ा गर्क हो गया। मियाँ साहब को कोई कामयाबी नहीं मिली, बल्कि उनकी अपनी सीट भी चोरी की है, सब जानते हैं। वो मतीउल्लाह जान कहते हैं लास्टिक की शलवार पहना दी मियाँ साहब को, बात ठीक है। इसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब का जो लीडर का एक किरदार था वो लगभग खत्म हो चुका है। उन्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी, मियाँ साहब को काफी कुछ खोना पड़ेगा अगर दोबारा वो लीडर बनना चाहते हैं। तो
कम से कम हुकूमतों से कुर्बानी देनी पड़ेगी और जिद्दोजहद में अपने आप को लाना पड़ेगा, वरना मियां साहब के साथ देखें, वफाक में आपकी हुकूमत होती है तो आप आधे से ज्यादा इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में जीत जाते हैं, अगर आपके पास वफाक में हुकूमत है तो। और ये एक ऐसी हकीकत है जिससे हम भाग नहीं सकते। आपके पास फेडरल गवर्नमेंट है, आपके पास वफाकी वज़रा है, आपके पास कश्मीर की और गिलगित बल्तिस्तान की वजारत है, तो आप आधे से ज्यादा इलेक्शन जीत जाते हैं। तो आधे से ज्यादा जीता हुआ इलेक्शन भी नवाज शरीफ साहब वहां पे जाके खुद नहीं जीत पाए। इसका मतलब यह है कि नून लीग के लिए सबसे बड़ा धचका है इन इंतखाबात में कि खुला मैदान भी मिला, अंपायर भी साथ थे, कोई साथ भागने वाला भी नहीं था, फिर भी मियां साहब नहीं जीत पाए, बल्कि रोध होकर वहां से वो चले गए, बल्कि उनको भेज दिया गया। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी? तो जवाब है कि जिस दिन इलेक्शन हुए और ये इलेक्शन के नताइज अगर बिल्कुल दुरुस्त भी आते तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो अब मैंने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है अलग अलग जर्नलिस्टों से बात करके, मकामी लोगों से बात करके, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थी। यह जरूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया है, लेकिन ये इसको आप 8 फरवरी 2024 से कंपेयर नहीं कर सकते, वो आप ज्यादती करेंगे, आप तारीख के साथ भी ज्यादती करेंगे। 8 फरवरी को जिन लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती हुई, आप उस इंसिडेंट के साथ भी ज्यादती करेंगे। आप एस्टेब्लिशमेंट को एक जवाब देंगे और वो ये कहेंगे देखो जी गिलगित बल्तिस्तान में भी ये रो रहे हैं और ये 8 फरवरी को भी रो रहे थे। नहीं, जो डकैती पाकिस्तान की तारीख में 8 फरवरी 2024 को मारी गई ना इलेक्शन में, वो दोबारा नहीं मारी गई और उसका कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, उसका एक तसलसल है ज़िमनी इंतखाबात की सूरत में, जिस तरह वो छीने गए वो एक अलग बात है, लेकिन 8 फरवरी का कोई दूसरा नेमुल बदल नहीं है जो कार्रवाई उस दिन डाली गई। यहां पे ना एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नई चीजें सीखी हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में। अब वो ये नहीं करते कि इलेक्शन वाले दिन बहुत बड़े पैमाने पर धांधली करें, करते हैं। यहां पे उन्होंने खालिद खुर्शीद की वालदा से जो सीट छीनी, 2 सीटों के बारे में बड़ा कैटेगोरिकली कहा जा रहा है, 2 से 3 सीटें हैं कि वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत रहे थे लेकिन उनको हरा दिया गया। लेकिन ये 2-3 सीटें अगर मिल भी जाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं बन रही थी। ये बात आप ज़हन में रखें, अगर 8 या 9 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत भी जाती तो हुकूमत बनाने के लिए 12 सीटें चाहिए थी। उस सूरत में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिलकर हुकूमत बना लेते, किसी और को भी शामिल कर लेते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट जरूर छीना गया, लेकिन उस पैमाने पर नहीं जिस तरह 8 फरवरी 2024 को छीना गया था। यह बात आप ज़हन में रखें। अब इस मरतबा मैंडेट जो छीना गया उसकी असल वारदात इलेक्शन वाले दिन नहीं डली। इलेक्शन वाले दिन होने वाली धांधली भी धांधली है, लेकिन असल धांधली हुई इलेक्शन से पहले, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दौर से बाहर कर दिया गया, इनके लोगों को अगवा किया गया, इनके लोगों को मारा कुटा गया, इनके लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनके लोगों को हरासा किया गया, इनके लोगों को सूबा बदर किया गया, इंतखाबी निशान वाला मामला हो गया, जिसके साथ मिलकर इन्होंने किया उससे भी छीन लिया, फिर इनके वोटरों को हरासा किया गया, वोटर लिस्टें तब्दील की गई, बहुत सारी धांधली। यानी अगर आप धांधली का 80% कहें तो वो इलेक्शन से पहले हो गया था। जो असल काम है, एस्टेब्लिशमेंट ने अब ये सीख लिया कि अगर धांधली करनी है तो वो पहले करनी है। इलेक्शन वाले दिन जो आप धांधली करते हैं वो बड़े आराम से पकड़ी जाती है, वहां बड़ा गंद पड़ जाता है, लिहाजा वो गंद पहले से डालना शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अमली तौर पे इलेक्शन से बाहर किया गया था इलेक्शन शुरू होने से पहले। और अगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नताइज पूरे मिल भी जाते तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद हुकूमत बनाने की पोजीशन में ना होती। जो मैंने अब तक इतलात इकट्ठी की हैं उनके मुताबिक तो मेरे पास ये है। तो प्री पोल रिगिंग ही असल रिगिंग थी और पीटीआई को अपना मौकिफ खराब नहीं करना चाहिए। नून लीग को वफाक में होने के बावजूद वोट नहीं पड़े, पीपल्स पार्टी जो है उसने वोट लिए हैं और उनकी एग्जिस्टेंस है उनकी। उसकी वजह यह है कि जुल्फिकार जी भुट्टो हो या बेनजीर भुट्टो हो, माजी में इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के लिए काम किया था, गिलगित बल्तिस्तान की शनाख्त के लिए भी इन्होंने काम किया था। बिलावल ने उसका फायदा उठाया। बिलावल ने जिन चीजों का फायदा उठाया मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, बिलावल को इस बात का फायदा हुआ कि पीटीआई मैदान से बाहर है, वो आकर खुलकर मुकाबला नहीं कर सकते, उनके हाथ बंधे हुए हैं। नंबर 2, बिलावल ने फायदा उठाया कि वफाक में नून लीग की हुकूमत है जो इंतहाई गैर मकबूल है, उनका बेड़े ही गर्क हो गया और उनके पास अवाम को बताने के लिए कोई बयानिया ही नहीं है। तीसरा, बिलावल कुछ हद तक ये बावर करवाने में कामयाब हो गया कि वो अपोजिशन का आदमी है, वो हुकूमत में नहीं है और हुकूमत पे तनकीद करके उसने लोगों को अपने साथ मिला लिया। और चौथा, उसको फायदा जो पीपल्स पार्टी की ऑलरेडी एग्जिस्टेंस थी गिलगित बल्तिस्तान में। तो बिलावल ने इन सारी चीजों को इस्तेमाल किया पीपल्स पार्टी ने और मिलजुल कर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उन्होंने अपनी सीटें निकाल ली। अगर आप धांधली कहें भी तो भी सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बनी है। वहां पे मुकम्मल ठीक भी हो जाता तो बड़ी पार्टी ना भी बनती तो ये मिलकर हुकूमत बना लेते। तो ये नाज़रीन गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन था। अब आ जाए कश्मीर वाली सूरत हाल में। कश्मीर में ना अब एक नेक टू नेक सिचुएशन बन चुकी है।
दो चीजें आमने सामने। नंबर एक बड़े क्रैकडाउन की तैयारी की जा रही है जिसमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा या लापता किया जाएगा। उनसे जुड़े हुए जितने मेन लोग हैं जो करता धरता हैं अलग अलग बाजारों में, अलग अलग इलाकों में, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको हिरासत में लिया जाएगा और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होंगी, जबरी गुमशुदगियां भी होंगी। ये चीजें आने वाले दिनों में सामना करना पड़ेगा। जो सहाफ़ी वहां खबरें देते हैं, देखें बहुत सारे सहाफ़ी जो है वो सिस्टम के साथ चलना पसंद करते हैं और अगर उनके दिमाग और दिल में ये बात होती भी है कि ये गलत हो रहा है तो वो बहुत शुगर कोटेड किस्म की खबर देते हैं जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो मैनेज कर लेते हैं, ऐसे माहौल में रह रहे के सहाफ़ी ये सीख लेते हैं कि उन्होंने सर्वाइव कैसे करना है। लेकिन वो सहाफ़ी जो डिजिटल मीडिया पे हैं या कहीं और हैं, तो वो जब खुल के बात करते हैं तो उनकी भी लिस्टें हैं, उनके ऊपर भी छापे मारे जा रहे हैं। 3 ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके घरों पे छापे मारे गए हैं आज़ाद कश्मीर में। सोराब बरकत को पहले ही गिरफ्तार कर दिया गया है। सोराब बरकत के ऊपर इल्ज़ाम क्या है कि जनाब जो कलदम तंजीम करार दी गई है उसके हवाले से ये खबरें दे रहे थे। देखिए यहां तो तालिबान के इंटरव्यूज चलते रहे पाकिस्तान में, जब जरूरत होती है तो दहशतगर्दों के इंटरव्यूज पाकिस्तान में चलाए जाते रहे हैं जब जरूरत होती है। तो सहाफियों को गाड़ियों में भर के वहां छोड़ दिया जाता था, तालिबान आके ले जाते थे, वो इंटरव्यूज करते थे, वो इंटरव्यूज मीडिया पे चलते थे जब जरूरत होती है। तो ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप जब दिल करे आपने कह दिया जी आप कलदम है, इसके बाद अगर ये कहीं भी नजर आ गए या इससे पहले का भी किसी का इंटरव्यू है तो उठा के उस पर पर्चा दे दो, उसको अंदर कर दो। अब 4 दिन का मजीद सोराब बरकत का भी रिमांड हो गया है। तो मैं आपको बता रहा था कि मुकाबला अब 2 चीजों के बीच में, एक बड़ा क्रैकडाउन है और उसके मुकाबले में 9 जून की कॉल है। देखना यह है कि 9 जून को लोग निकल कर ये जो क्रैकडाउन का एक अमल शुरू किया जा रहा है इसको नाकाम बनाते हैं या नहीं। क्योंकि अगर 9 जून की कॉल आजाद कश्मीर में कश्मीरियों की अगर नाकाम हो जाती है, ये बात आप मेरी जहन में रख लें और पल्ले बांध लें आप पक्की। अगर 9 जून की कॉल, क्योंकि अब वापस पीछे हटने का तो इम्कान है नहीं। हाँ ये है कि अगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एक अनाउंसमेंट कर दे कि हम अभी इसको मौखर कर रहे हैं, दोबारा कर देंगे, तो ये मौखर तो हो जाएगी, दोबारा भी शायद वो एहतजाज कर ले, लेकिन वो एहतजाज फिर वैसा कभी भी नहीं होगा। अवामी ताकत इनके साथ कभी दोबारा खड़ी नहीं होगी और ये इनकी मिथ टूट जाएगी, ये बात तो हकीकत है। इसलिए वो बेचारे पीछे भी नहीं हटते, उन्होंने गोलियां भी खा ली हैं। अब मामला ये है कि अगर अवाम निकल आई और उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा कर दिया और उन्होंने चीजों को अपने कंट्रोल में ले लिया तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को बैकफुट पे जाना पड़ेगा और वो क्रैकडाउन की पॉलिसी से पीछे हटकर मुज़ाकरात पे आ जाएंगे। दूसरी जानिब अगर ये कॉल नाकाम हो जाती है, लोग नहीं निकल पाते और एस्टेब्लिशमेंट कामयाब हो जाती है ताकत के बलबूते पे एहतजाज को नाकाम बनाने में, तो फिर क्रैकडाउन जरूर होगा और इतना तगड़ा क्रैकडाउन होगा कि आज़ाद कश्मीर में दरो दीवार हिल जाएंगे। लोगों को पता चल जाएगा कि अपने हक के लिए कैसे खड़े होते हैं और उसकी कीमत क्या अदा करनी पड़ती है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी भुगत रही है, वो वहाँ और जमातें भी भुगतती रही हैं माजी में, तो यहाँ पे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को भुगतना पड़ेगा।